हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मेडिको नर्सिंग क्लासेज। मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सबका स्वागत है, जहां आप सब लोगों के नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन को और भी बेहतर बनाया जा रहा है। लगातार आप लोग देख रहे हो कि मेडिको नर्सिंग क्लासेज यूट्यूब चैनल आप लोगों की प्रिपरेशन को बेहतर बनाने के लिए कंटिन्यूअसली आप लोगों के लिए लेक्चर वीडियोज है वो लेकर के आ रहा है। और ये सारे लेक्चर वीडियोज पूरी कोशिश की जा रही है कि लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उस लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान हम आप लोगों से रूबरू हो सके। ठीक है, हम एक दूसरे को नहीं देख सकते, बट ये जो चैट बॉक्स है या जो कमेंट बॉक्स है उसके थ्रू हम एक दूसरे के साथ कनेक्ट रह सकते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, आज के सेशन को जल्दी से अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि वो भी हमारे साथ आज की क्लास का जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर से रिलेटेड जो हमारा सिस्टम चल रहा है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस से रिलेटेड जो हमारा सिस्टम चल रहा है, उसमें जो एक इंपॉर्टेंट डिजीज जो कि मोस्ट कॉमनली नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, जो कि क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, उसकी फर्स्ट क्लास होने वाली है। तो एक बार जल्दी से अपने नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दिए, ताकि वो भी हमारे साथ कनेक्ट कर पाए। आई होप मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल के द्वारा जो भी वीडियोस आप लोगों तक पहुंचाए जा रहे हैं, वो सारे वीडियोस आप लोगों को पसंद आ रहे होंगे। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के अंदर कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं कोरोनरी आर्टरी डिजीज आप सब ने पढ़ रखा है। किसी को भी कोई डाउट रहा हो एकेडमिक्स के दौरान, आप सब ने इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। बट अभी एकेडमिक्स में हम लोग क्या करते हैं, जब हम एकेडमिक्स में इसको पढ़ते हैं तो हमारा मेन फोकस होता है कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज पे अगर कोई क्वेश्चन आता है तो वो 15 नंबर या 16 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसकी रामायण को पूरा रामायण याद करते हैं। बट यहाँ हमें कंपटीशन क्रैक करना है। यहाँ हमारा जो दोस्त है वो भी हमारा एक कंपटीटर है। ठीक है, हमें एक सीट के लिए भी फाइट करना पड़ता है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब उन सारे पॉइंट्स पे फोकस करना पड़ेगा इस डिजीज के, जो पॉइंट्स वहां पर कोई भी एग्जामिनर जो कि पेपर सेट करेगा, पेपर बनाएगा, वो हमसे पूछ सकता है। वो सारे टॉपिक्स और वो सारे पॉइंट्स जो कि इस डिजीज से, कोरोनरी आर्टरी डिजीज से रिलेटेड है, वो सारे मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, पूरा क्लियर करते हुए चलूंगा। तो प्लीज आज की इस लाइव सेशन को मिस मत कीजिएगा। जल्दी से नियर एंड डियर फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। साथ ही साथ मुझे ये बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है कि नहीं है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है हमारे ऑडियो वीडियो के अंदर, तो आप मुझसे जरूर कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं कि कोई भी ऑडियो वीडियो में अगर कहीं भी कोई दिक्कत है। बाकी मेरे अकॉर्डिंग मुझे जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। एक बार आप भी चेक कर लो, मैं भी चेक कर लेता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। सब परफेक्ट है, सब कुछ परफेक्ट है। मैं भी देखता रहता हूँ फोन में, ताकि कोई भी इश्यू हो तो मैं भी एक बार उसको क्रॉस चेक करूँ। ठीक है, तो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास के अंदर हमारा पॉइंट है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज हम सब जानते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में भी देख पा रहे होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है जो हमारी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है। तो ये देखो हार्ट तक ये लेकर के जा रही है, दिख रही है कोरोनरी आर्टरी। तो इसमें क्या हुआ है, ये देखो, ये डिपोजिशन हो गया, कुछ कुछ अनयूजुअल सब्सटेंस का डिपोजिशन हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, इस कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है, इस कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है वो क्या हो गया, नैरो हुआ है। वो इस कोरोनरी आर्टरी का जो ल्यूमन है वो कैसा हो गया माय डियर स्टूडेंट, नैरो हो गया। और इस नैरोइंग की वजह से क्या हुआ है, जो आगे का जो ऑर्गन है, आगे का जो ऑर्गन कौन है, कोरोनरी आर्टरी हो, कौन कोरोनरी आर्टरी किसको ब्लड सप्लाई करने का काम करती है, हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। तो इस इमेज में जो हमने हार्ट दिखाया है, उसको एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। इसको, इस हार्ट को एडिक्वेट अमाउंट के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होगी। और जब हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो क्या होगा, ठीक है, सोचने वाली बात है। मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारा हार्ट, जब हम पैदा हुए थे, जब हम बनना शुरू हुए थे, ठीक है, जब एम्ब्रियोनिक पीरियड के दौरान से लेकर के जब हम मरेंगे तब तक ये बेचारा कंटिन्यूअसली काम करता है, एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता है। तो इसीलिए इसकी जो रिक्वायरमेंट है, ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन, ठीक है, वो रिक्वायरमेंट इसकी कंप्लीटली फुलफिल होनी जरूरी होती है। अगर नहीं होगी तो ये अपना काम करना बंद कर देगा। तो इसका मतलब है कि भगवान का बुलावा आ गया और हमें जाना पड़ेगा। तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन्स मैं आपको ये लाइन बोल के यही समझाना चाह रहा था कि इसकी डिमांड है ना, हार्ट की जो डिमांड है, इसको ये रिक्वायर्ड कंटिन्यूअस सप्लाई, इसको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई चाहिए इसको। इसको क्या चाहिए, कंटिन्यूअस ब्लड सप्लाई।
तो कंटिन्यूस ब्लड सप्लाई चाहिए, लेकिन फिर भी किसी भी रीजन की वजह से अगर कोरोनरी आर्टरी के अंदर अगर कोई भी प्लैक वगैरह का डिपोजिशन हो गया, चाहे वो थ्रोम्बस का हुआ है, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस के थ्रू, चाहे कैसे भी करके अगर हुआ है, तो उस दौरान वहां पर क्या होगा, उस दौरान वहां पर माय डियर स्टूडेंट्स वहां पे क्या होगा कि जो प्रॉब्लम्स है, जो प्रॉब्लम क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी कि हमारा जो ब्लड सर्कुलेशन है वो इम्पेयर्ड हो जाएगा। हार्ट तक प्रॉपर अमाउंट में ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो उसके अंदर क्या होगा, एनॉक्सिक रेस्पिरेशन करेंगी। जो मायोकार्डियल सेल्स है वो क्या करेंगी, अनॉक्सिक रेस्पिरेशन। और जब वो सेल्स अनॉक्सिक रेस्पिरेशन करेंगी, जब वो सेल्स अनॉक्सिक रेस्पिरेशन करेंगी, तो उस दौरान वहां पर क्या होने वाला है, उस दौरान वहां पर एक प्रॉब्लम होने वाली है। जो प्रॉब्लम मैं बताता हूं, 1 सेकेंड। वो जो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम की वजह से माय डियर स्टूडेंट्स वहां पर क्या होने वाला है कि वहां पर दिक्कत ये आएगी कि अनॉक्सिक रेस्पिरेशन में क्या होगा, सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जब सेल्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रेस्पिरेशन होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन होता है, तो उस दौरान क्या बनते हैं, पायरुवेट बनते हैं, एटीपीज का फॉर्मेशन होता है, जो कि आगे की जो प्रोसेस है उसके अंदर काम में आता है। बट माय डियर स्टूडेंट्स, इन केस ऑफ अनॉक्सिक रेस्पिरेशन जब सेलुलर के अंदर या सेल्स के अंदर जब एनॉक्सिक रेस्पिरेशन होता है या सेलुलर एनॉक्सिक रेस्पिरेशन होता है, तो वहां पे लैक्टिक एसिड का डिपोजिशन होता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होता है बजाय पायरुवेट के। तो उस वजह से वहां पर क्या होने लग जाता है, और ये जो लैक्टिक एसिड है वो हमारी सेल्स में क्या हो जाता है, अक्यूमुलेट होने लग जाता है। ठीक है, और ये जो लैक्टिक एसिड अक्यूमुलेट हुआ उसकी वजह से वहां पर क्या होना है, वहां पर पेन होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा आ जाएगा कोरोनरी आर्टरी की डिजीज के अंदर कि कैसे ये ब्लड सप्लाई कम हो रही। ठीक है, ये मैंने आपको ओवरव्यू एक बार दे दिया है, हम पूरा डिटेल के साथ इसको भी शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का हमारा टॉपिक क्या है, सीएडी। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है सीएडी। सीएडी मतलब, सीएडी का मीनिंग क्या हुआ, सीएडी का मीनिंग होगा कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्या होगा, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। ठीक है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी कि वो डिसऑर्डर्स जो कोरोनरी आर्टरी से रिलेटेड है, उन डिसऑर्डर्स के बारे में हम आज इस क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। तो सीएडी होता क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स है वो होते क्या है। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर की अगर डेफिनेशन की बात करें तो एक लाइन की डेफिनेशन है, ज़्यादा बड़ी नहीं है, जो आप लोगों को याद रखनी है। एक बार जैसे ही मैं बोलूंगा वो आपको रट जाएगी, समझ में आ जाएगी। कोरोनरी आर्टरी डिसऑर्डर्स है वो डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके अंदर क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी है वो या तो नैरोइंग हो जाती है, चाहे वो स्टीनोसिस हो रहा होगा, या फिर उसमें क्या हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, चाहे वो एथेरोस्क्लेरोसिस करो या फिर कोई थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो या कोई भी एयर एयर एम्बोलिज्म हो। ये तीनों ऐसे इंपॉर्टेंट कोज हैं जो क्या करते हैं, कोरोनरी आर्टरी को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट की जो ब्लड सप्लाई है वो क्या हो जाती है, इम्पेयर्ड हो जाती है। आई होप यहां तक समझ में आया होगा। ठीक है, तो कोरोनरी आर्टरी की अगर हम बात करें तो कोरोनरी आर्टरी क्या है, कोरोनरी आर्टरी जो डिजीज है वो क्या है, इसका मतलब होगा इट इज ए, वन सेकेंड, इज एन नैरोइंग, इज एन narrowing and any obstruction, narrowing and any obstruction of one or more coronary arteries, one or more coronary arteries कि एक या एक से अधिक कोरोनरी आर्टरीज का जब नैरोइंग हो जाती है, ठीक है, नैरोइंग को हम मेडिकल साइंस में क्या बोलते हैं, स्टीनोसिस। नैरोइंग को हम क्या बोलते हैं, स्टीनोसिस। स्टीनोसिस का मतलब हो गया जैसे कि ये कोई वेन आर्टरी जो भी थी, ठीक है, ये बीच में से वापस नैरोइंग हो गई एक जगह, देखो ये वाला जो इसका पोर्शन है वो क्या हो गया, स्टीनोसिस हो गया। ठीक है, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जब ये नैरोइंग हो गया तो वो क्या कहलाएगा, आपका स्टीनोसिस कहलाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सब लोगों को समझ में आ रहा होगा। मेरे किसी भी नियर एंड डियर स्टूडेंट्स को अगर कहीं भी कोई भी डाउट है, प्लीज़ आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा, डेफिनेटली आपके डाउट्स को सोल्व किया जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, क्लास थोड़ा सा इंटरनेट इशू की वजह से चल सकती है डिस्टर्ब्ड, बट डोंट वेरी, क्लास जरूर होगी आज की। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत
नहीं है। तो नैरोइंग एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन, कोई भी नैरोइंग हो गई या फिर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, किसमें हो गया, कोरोनरी आर्टरी के अंदर, उस वजह से क्या होगा, उसे क्या कहते हैं अपन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज नॉन एज। अगर हम इस डेफिनेशन को और बढ़ाना चाहूं तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉज द impaired blood supply to the myocardium and lead to, ऐसे लिख सकते हैं, and leads to, one second थोड़ा सा, and leads to impaired blood supply, impaired blood supply to the myocardium, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज वो आर्टरी डिजीज है या वो आर्टीरियल डिजीज है जिसके अंदर क्या होता है, जो मायोकार्डियल सेल्स है उनकी ब्लड सप्लाई है वो कम हो जाती है, बिकॉज नैरोइंग की वजह से। किसकी वजह से हो जाती है, नैरोइंग की वजह से, ठीक है। जब नैरोइंग हो जाती है उस वजह से वहां पर क्या हो जाता है, ब्लड सप्लाई है वो पुअर हो जाती है, डिस्कनेक्टेड, इसका मतलब है क्लास कनेक्ट खत्म हो चुकी है। कोई नहीं, अगर ये क्लास ऑनलाइन नहीं हो पा रही है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं डेफिनेटली आप लोगों के लिए इसको एक वीडियो फॉर्म में इसको मैं आप लोगों के लिए जरूर डाल दूंगा, तो किसी को भी डरने की या घबराने की जरूरत नहीं है, मैं जल्द ही इसको आपके लिए वीडियो फॉर्म में इसको डाल दूंगा, ठीक है। तो नैरोइंग एंड एनी ऑब्स्ट्रक्शन इन वन और मोर कोरोनरी आर्टरी। अब यहाँ पर एक वर्ड आया, वन और मोर कोरोनरी आर्टरी। वन और मोर कोरोनरी आर्टरी का मतलब क्या हुआ, एक या एक से अधिक, इसका मतलब है कोरोनरी आर्टरी एक या एक से अधिक होती है। तो अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की, माय डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी की, तो ये हमारी क्लास है वो डिस्कनेक्ट हो गई है, मैं इसको स्ट्रीमिंग को बंद कर देता हूँ, उसके बाद ही हम दोबारा से देख लेंगे, ठीक है। कंटिन्यूअसली हमारा रिकॉर्डिंग है वो चल रहा है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों को बता रहा था यहाँ पर कि कोरोनरी आर्टरीज, कोरोनरी आर्टरी, कि कोरोनरी आर्टरी की अगर हम बात करते हैं तो कोरोनरी आर्टरी मोस्ट कॉमनली दो प्रकार की होती है, एक होती है लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और दूसरी होती है आपकी राइट कोरोनरी आर्टरी। पहले कौन सी होती है, एक होती है आपकी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी, और दूसरी होती है राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। ये दो मोस्ट कॉमन आपकी कोरोनरी आर्टरीज हो गई, यहाँ तक दिख गया, समझ में आ रहा है। आई नो थोड़ा सा ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट नहीं हो पा रहा है, कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से नहीं हो पा रहा है। जैसे ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता हूँ डेफिनेटली आप लोगों के लिए दोबारा से ग्रीन स्क्रीन का इफेक्ट के साथ मैं वीडियो बनाना शुरू कर दूंगा, जिससे आप लोगों को ये जो मेरी इमेज है वो अलग से नहीं दिखेगी, ठीक है। तो लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी, दो मेन ब्रांचें होंगी। उसके बाद जो हमारी लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, उसकी दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज और होती है, उसकी दो इंपॉर्टेंट ब्रांचेज और होती है। पहली ब्रांच आती है लाडा आर्टरी, LADA, ठीक है, लाडा आर्टरी। और तीसरी दूसरी इसकी जो इंपॉर्टेंट आती है वो आती है लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, ठीक है, लेफ्ट सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। लाडा आर्टरी की अगर फुल फॉर्म की बात करते हो कि लाडा आर्टरी का फुल फॉर्म क्या होगा, लाडा, लाडा आर्टरी की फुल फॉर्म की बात करें, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो ये इस लाडा आर्टरी की फुल फॉर्म है। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा जो मोस्ट कॉमन आप लोगों को मायोकार्डियल इंफार्क्शन के जो केसेस देखने को मिलते हैं, इट इज द मोस्ट कॉमन आर्टरी दैट विल डैमेज, ठीक है। मोस्ट कॉमन जो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होते हैं वो मोस्ट कॉमनली किसकी वजह से होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, जिसकी वजह में क्या होता है, ऑब्स्ट्रक्शन आते हैं, ठीक है। कॉमन इन MI, ठीक है, लिख देता हूं मैं, कॉमन फॉर MI एंड एंजाइना। अब इस चीज को आप अपने अपने अकॉर्डिंग अपने नोट जब बना रहे हो क्लास लेते समय या क्लास लेने के बाद जैसे ही बना रहे हो, तो उसको आप अपने तरीके से भी लिख सकते हो कि कॉमन है कि मायोकार्डियल इंफार्क्शन में और एंजाइना पेक्टोरिस के दौरान जो मोस्ट कॉमन आर्टरी होती है जिसकी ब्लॉकेज की वजह से या जिसकी
जिसके अंदर कोई भी प्रॉब्लम होने की वजह से, जिसकी ब्लॉकेज नैरोइंग होने की वजह से क्या होता है वहां पर आपकी जो मायोकार्डियल है वो डैमेज होती है। तो मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी होती है जिसके डैमेज की वजह से, जिसमें प्रॉब्लम या जिसमें ब्लॉकेज की वजह से आपको एमआई देखने को मिलता है, तो वो मोस्ट कॉमन कौन सी आर्टरी होगी माय डियर स्टूडेंट? वो आर्टरी हमारी होगी आपकी लाडा आर्टरी। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को कोरोनरी आर्टरीज के बारे में बताया कि कोरोनरी आर्टरीज क्या है। ठीक है, कोरोनरी आर्टरीज वो मोस्ट कॉमनली दो प्रकार की होती है, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी और राइट कोरोनरी आर्टरी। पहली लेफ्ट और दूसरी राइट। ठीक है जी, याद रह जाएगा। तो लेफ्ट है, उसकी दो ब्रांचें हैं, इंपॉर्टेंट जो ब्रांचें हैं जो हमें याद रखनी है, हमारे काम आती हैं, वो आती हैं। पहली है लाडा आर्टरी, लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी, और सेकंड वन आती है आपकी लेफ्ट सरकमफ्लेक्स आर्टरी, जो कि हार्ट को ब्लड सप्लाई करने का काम करती है। यहां तक किसी भी मेरे डियर एंड नियर स्टूडेंट्स को अगर कोई डाउट है तो प्लीज आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अब क्या बात करें, अब बात करेंगे कॉजेज की। कौन कौन से ऐसे डिफरेंट कॉजेज हैं जो क्या करेंगे, कौन कौन से ऐसे डिफरेंट कॉज हैं जो क्या करने वाले हैं, जो सीएडी कोरोनरी आर्टरी डिजीज है वो कोज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉजेज ऑफ सीएडी। कॉजेज, कॉजेज ऑफ सीएडी, कॉजेज ऑफ सीएडी। कि कॉजेज ऑफ सीएडी का मतलब क्या है, कॉज ऑफ सीएडी क्या है? ठीक है, कॉज ऑफ सीएडी, वन सेकेंड थोड़ा सा दोबारा से इसको लिख देता हूँ मैं, सीएडी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा? सी, गड़बड़ हो गया, सी ए डी, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कॉजेज की बात करते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी डिजीज का सबसे इंपॉर्टेंट जो मोस्ट कॉमन कॉज जो आपको देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलता है माय डियर स्टूडेंट्स। कौन सा कॉज देखने को मिलेगा? वो आएगा आपका अथेरोस्क्लेरोसिस। वो कौन सा कॉज आएगा आपका? अथेरोस्क्लेरोसिस। तो पहला कॉज आने वाला है जिसकी हमें बात करनी है, वो कौन सा कॉज आएगा? अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस जो पहला कोज आएगा उसका क्या होगा? अथेरो। वो कौन सा कोज होगा हमारा? अथेरोस्क्लेरोसिस। वन सेकेंड, इस कलर से कुछ टूटा टूटा सा दिख रहा है इसलिए मैं इसको नहीं लूंगा, मैं वाइट से शुरू कर देता हूँ। ठीक है, अथेरोस्क्लेरोसिस। अथेरोस्क्लेरोसिस जैसा कि हम सब जानते हैं, एकेडमिक्स में रट्टा मार के आए हैं हम। ठीक है, हमने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा है, हमने कम्युनिटी में भी पढ़ा है इसको, हमने मेड सर्च में भी इसको पढ़ा है, पीड्स में भी हमने, पीडियाट्रिक में भी हमने पढ़ा है इसको, हमने ऑब्स गायनी में भी पढ़ा है। ठीक है, तो ये सारे हम टॉपिक पढ़ के आए हुए हैं, ऐसा नहीं है कि हमने कुछ नया वर्ड देख लिया। अथेरोस्क्लेरोसिस का मतलब क्या होता है? अथेरोस्क्लेरोसिस एक ऐसा डिसऑर्डर है, एक ऐसी कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ल्यूमन के अंदर, जो ब्लड वेसल्स हैं उनके ल्यूमन के अंदर क्या होता है, फैट सब्सटेंस या फैट का क्या हो जाता है? डिपोजिशन हो जाता है। और मोस्ट कॉमनली कौन सी फैट होती है? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। ठीक है, मोस्ट कॉमनली कौन सी फैट का? कोलेस्ट्रॉल का डिपोजिशन हो जाता है। और कोलेस्ट्रॉल के डिपोजिशन की वजह से क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, वहां पर नैरोइंग ऑफ, क्या हो जाता है वहां पे? नैरोइंग हो जाती है। किसकी नैरोइंग हो जाती है? वहां पर हमारी नैरोइंग आ जाती है। देखो भी दिखाता हूँ, ये देखो, इस इमेज की अगर आप बात करो तो इसमें ये जो व्हाइट कलर का जो आपको प्लग दिख रहा है, अगर आप इसके अंदर बात करते हो, इसमें जो व्हाइट कलर का आपको प्लग दिखेगा, वन सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, ये जो देखो, ये जो व्हाइट जो मैंने ब्लैक कलर के एरिया के अंदर यहाँ पे इसको सर्किल में लिया है, ब्लैक कलर के सर्किल में जिसको मैंने लिया है, वो क्या है? अथेरोस्क्लेरोसिस। वो है, आपको दिख रहा होगा, पेट का डिप सॉरी, क्या है? फेट का डिपोजिशन हुआ। और फेट के डिपोजिशन की वजह से यहाँ पर क्या हुआ है माय डियर स्टूडेंट्स? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई, प्रॉब्लम ये आई कि यहाँ देखो, ये तो आरबीसीज दिख रही हैं आपको, यहाँ तो बहुत सारी आरबीसीज हैं, लेकिन यहाँ से आगे जो ल्यूमन है वो क्या हो गया है? काफी नैरो हो गया है। वो ल्यूमन क्या हो गया? नैरो हो गया। और उस ल्यूमन के नैरो होने की वजह से जो फॉरवर्ड पार्ट है, यानी कि आगे का जो पार्ट है, एडवांस जो पार्ट है इसके आगे, यानी कि जो हार्ट है, वहां तक एक एडिक्वेट अमाउंट के अंदर जितना हार्ट को अपनी फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को, जितना हार्ट को अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शंस को
रेगुलर रखने के लिए या मेंटेन रखने के लिए जितना अमाउंट ऑफ ब्लड, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट है उतना उसको नहीं मिल पा रहा है, उतना उसको क्या नहीं हो रहा है, नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से वहां पर क्या क्या कंडीशन क्रिएट हो रही है, इस्चीमिया कंडीशन या इस्चीमिक कंडीशन है वो क्रिएट हो रही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है। अथेरोस्क्लेरोसिस क्या है? इट इज accumulation of is an accumulation of is an accumulation of fat or lipids lipid substance containing plaque। प्लग का मतलब है कि वो डिपॉजिट हो गए और घूमते रह रहे हैं, ब्लड वेसल्स में घूम रहे हैं एम्बोलाई की जैसे। प्लग इन द इन द ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। यहाँ पे हम कोरोनरी आर्टरी की बात कर रहे हैं, कहीं भी हो सकता है कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। इट इज accumulation ऑफ लिपिड या फेट कंटेनिंग सब्सटेंस प्लैक इन द ल्यूमन ऑफ कोरोनरी आर्टरी। की कोरोनरी आर्टरी के ल्यूमन के अंदर क्या हो जाता है, फेट या फेट सब्सटेंस है। जैसे कि मोस्ट कॉमनली अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आप लोगों को अगर लिखना चाहूँ तो आप लोग लिख लीजिएगा, मोस्ट कॉमनली कोलेस्ट्रॉल होता है। मोस्ट कॉमनली कौन सा होता है आपका, कोलेस्ट्रॉल होता है, जो कि क्या करता है यहाँ पे, जो कि क्या करता है माय डियर स्टूडेंट, पेट जो आर्टरीज है उनके ल्यूमन में जाकर के जमा हो जाता है। ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पर जो व्हाइट कलर से मैंने अभी किया है, ये जो डायग्राम है, इमेज है, इसके अंदर जो आपको दिख रहा है वो क्या है माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रहा है, इसको थोड़ा सा बड़ा एनलार्ज करते हैं, ठीक है। ये जो आप लोगों को दिख रहा है ना, ये जो व्हाइट कलर के जो प्लेक्स दिख रहे हैं आप लोगों को, वो क्या है, अथेरोस्क्लेरोसिस के प्लेक्स है, यानी कि फेट के डिपॉजिट डिपॉजिट यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये एक इंपॉर्टेंट कोज है। अगर आपको कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन कोज ऑफ सीएडी क्या है, अगर आपसे कोई भी पूछता है, अब यहाँ पे एमसीक्यू बन गया है, ये देखो क्या बन गया है, ये एक एमसीक्यू बन गया है कि जब भी कोई भी आपसे ये पूछता है कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या होता है, तो बोल देना अथेरोस्क्लेरोसिस फॉर्मेशन इन कोरोनरी आर्टरी। ये कोरोनरी आर्टरी के अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वो कंडीशन क्या कहलाती है, आपकी कोरोनरी आर्टरी डिजीज बन सकती है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कॉजेज हैं, उनको हम स्टडी करते हैं, चलती है। चलिए जी, सेकेंड वन जो हमारा इंपॉर्टेंट कोज आता है, जो सेकेंड वन कोज आता है डियर स्टूडेंट्स, उसकी बात करें तो जो सेकेंड वन कोज है उसका नाम है एंडोथीलियल इंजरीज। ये है एंडोथीलियल इंजरी। कौन सी है ये, एंडोथीलियल इंजरी। तो एंडोथीलियल इंजरी का मतलब होगा यहाँ पे, एंडोथीलियल इंजरी का मतलब क्या होगा वो भी बताते हैं आप लोगों के लिए। उसका भी मैं जुगाड़ करके लाया हूँ कोई ना कोई, उसका जुगाड़ ये देखो। अब ये देखो कोरोनरी आर्टरी डिजीज की सबसे बढ़िया इमेज दिख रही है आपको, इसके अंदर अथेरोस्क्लेरोसिस का फॉर्मेशन दिख रहा होगा। ये देखो, ये तो आरबीसी हो गई हमारी, ये तो हमारी आरबीसी हो गई है, ये आगे नहीं जा पा रही है क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, ये फेट कंटेनिंग जो सब्सटेंस थे, यहाँ पर जो ये फेट कंटेनिंग जो हमारे सब्सटेंस थे वो क्या हो गए, डिपॉजिट हो गए, और उसकी वजह से जो हार्ट है उसको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे क्या नहीं मिल रहा है, ब्लड नहीं मिल रहा। एनोक्सिया, एनोक्सिया के जो भी आपका इस्टीमिया है वहां पर क्रिएट हुआ, इस्टीमिया क्रिएट हुआ। तो आप इस इमेज के अंदर देखो, ये जो इंडिविजुअल पर्सन है वो क्या कर रहा है, चेस्ट को जकड़ करके पकड़ रखा है, क्योंकि हार्ट है वो थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, और हम सब जानते हैं कि जब इस्टीमिया होगा तो वहां पे क्या होगा, एनोक्सिक रेस्पिरेशन, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। लैक्टिक एसिड के फॉर्मेशन की वजह से वहां पर क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पे पेन स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि मायोकार्डियल सेल्स है वो डेथ होना शुरू हो जाएंगी, इंजरी की वजह से उनकी डैमेज शुरू हो जाएगा। तो उससे वहां पर क्या होने वाला है, हार्ट के फंक्शन है वो अल्टर्ड होंगे, पेन होगा, काफी सीवियर चेस्ट पेन होता है, तो वो आपको दिखाया गया है, ठीक है। एंडोथीलियल इंजरी की अगर मैं बात करूं माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को इसी इमेज से अगर मैं एंडोथीलियल इंजरी समझाऊं तो देखना, वन सेकेंड, इसी इमेज से मैं आप लोगों को एंडोथेलियल इंजरी समझाना चाहता हूँ। वन सेकेंड, वन सेकेंड, ठीक है। तो एंडोथेलियल इंजरी का मतलब होता है ये हमारी ब्लड वेसल्स है,
ये हमारी क्या है, ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स की वॉल है, ये हमारी ब्लड वेसल्स की क्या है, वॉल है। अगर किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से, अगर किसी भी ईटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से जो अंदर वाली जो ब्लड वेसल्स की जो अंदर वाली जो वॉल है, अंदर का जो इनर मोस्ट वॉल है, ट्यूनिका इंटीमा, ठीक है, ट्यूनिका इंटीमा जो कि इनर मोस्ट ब्लड वेसल्स की जो क्या है, लेयर है, उसकी जो सेल्स अगर डैमेज हो रही हैं, चाहे वो किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो रही होंगी, उसके इटियोलॉजिकल फैक्टर भी मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। अगर ट्यूनिका इंटीमा को प्रॉब्लम कर रही है कोई भी इटियोलॉजिकल फैक्टर, तो उस कंडीशन के अंदर क्या होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वहां पर क्या होगा, वहां पर उसे क्या कहते हैं अपन, एंडोथेलियल इंजरी। मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है, ये कोई ब्लड वेसल है, ठीक है, अगर इस ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर है, जो इनर मोस्ट, ये ब्लड वेसल्स की 3 लेयर बना देते हैं, चलो, रेस्पॉन्ड क्यों नहीं कर रहा पता नहीं, ये 3 लेयर हमने बना दी हैं, ये पूरा एक ब्लड वेसल्स बन रहा है, ठीक है, ठीक है, 3 लेयर बने, 3 डिफरेंट कलर की। जो ट्यूनिका इंटीमा है जो ब्लैक कलर वाली है, जब ये ब्लैक कलर वाली जो सेल्स हैं वो जब डैमेज होंगी, तो उसे हम क्या कहते हैं, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से हो सकती हैं, वो इटियोलॉजिकल फैक्टर अभी हम डिस्कशन करेंगे। जब ये ट्यूनिका, जो ये ब्लड वेसल्स की इनर मोस्ट लेयर है, वो जब डैमेज होगी, ठीक है, इंजरी, इंजरी टू द, किसको इंजरी होगी, देयर इज इंजरी टू द एंडोथेलियल या इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ, कौन सी इनर मोस्ट लेयर, ब्लड वेसल्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल। जब ब्लड वेसल्स की जो इनर मोस्ट लेयर है वो जब डैमेज होगी, तो उस कंडीशन के अंदर वहां पर क्या होगा, क्या कहलाती है, नॉन एज, नॉन एज एंडोथेलियल इंजरीज, एंडोथेलियल इंजरी। अगर आपसे कोई पूछे कि एंडोथेलियल इंजरीज क्या होती हैं, तो आई होप, मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में ये चीज आ गई होगी कि एंडोथेलियल इंजरी का मतलब क्या होता है, वो आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं कोजेज ऑफ एंडोथेलियल इंजरी, ठीक है, अब यहां से आप सीएडी से बाहर में चले जाना, सीएडी के अंदर ही बात हो रही है, ठीक है, यहां पर हम बात करते हैं कोजेज की, कि जो आपका, जो आपका ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल इंजरी है वो किस वजह से हो रही है। पहला आता है कोज उसमें, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपर, वन सेकेंड, हाइपर, हाइपरलिपिडीमिया कौन सी ऐसी कंडीशन है जिन कंडीशन के अंदर हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं कंडीशन की, अगर मैं बात करूं कि हाइपरलिपिडीमिया किस कंडीशन में देखने को मिलता है, तो आप लोगों को पता होगा कौन सा, रीनल डिसऑर्डर्स, कौन सा ऐसा है, प्रोटीन यूरिया, जिसमें नेफ्रोटिक सिंड्रोम, एक, मैं सिर्फ एक एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, क्या है वो, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूँ रीनल डिसऑर्डर, रीनल डिसऑर्डर, ठीक है, ठीक है, वो क्या है, ये रीनल डिसऑर्डर है। हम सब जानते हैं कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर क्या होता है, प्रोटीन यूरिया ज्यादा हो जाता है, प्रोटीन है वो 5 ग्राम से ज्यादा यूरिन के साथ है वो बाहर निकलना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या हो जाता है, प्रोटीन की डिफिशियंसी हो जाती है, ब्लड प्रोटीन्स की जो डिफिशियंसी है वो हो जाती है। उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसकी वजह से बॉडी क्या करती है, जो नॉन प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, चाहे वो ग्लूकोज होगा, चाहे वो फैट, जो भी डिपॉजिट है फैट का, फैट कैसे कैसे डिपॉजिट होती है, लिपिड्स के अंदर, और ग्लूकोज ग्लाइकोजन के अंदर। तो इन दोनों से, यानी कि नॉन नॉन प्रोटीनियस सब्सटेंस से क्या करती है वो, जो प्रोटीन है उसका जनरेशन, प्रोटीन को बनाना शुरू कर देती है, ठीक है, जिसकी वजह से अब जब मान लो लिपिड से अगर आप बना रहे हो, लिपिड जो ट्राइग्लिसराइड वगैरह क्या हो रखे हैं, स्टोर हो रखे हैं, कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो स्टोर हो रखे हैं, उनसे अगर आप क्या बना रहे हो, वहां से अगर आप किसी भी रीजन की वजह से, किसी भी इटियोलॉजिकल फैक्टर की वजह से अगर वहां पर प्रोटीन, प्रोटीन बना रहे हो, प्रोटीन बना रहे हो,
तो उस कंडीशन के अंदर क्या होने वाला है, अगर प्रोटीन बनाने की कोशिश करें तो हाइपरलिपिडीमिया वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट? आप लोगों को हाइपरलिपिडीमिया। ठीक है, क्या देखने को मिलेगा माय डियर स्टूडेंट्स? आप लोगों को हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलेगा। और इस हाइपरलिपिडीमिया की वजह से वहां पर क्या होता है, फेट के डिपोजिशन के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं। किसके डिपोजिशन के चांसेस हो जाते हैं? फेट डिपोजिशन के चांसेस है वो ज्यादा हो जाते हैं, पहला। दूसरे अगर हम बात करें हाइपरटेंशन, दूसरा इंपॉर्टेंट जो हो जाता है वो आता है इनका HTN। ठीक है, HTN की बात करते हैं। HTN की अगर बात करें तो HTN हाइपरटेंशन, ठीक है, क्या है? एक हाइपरटेंशन। तो हाइपरटेंशन की अगर हम बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि हाइपरटेंशन है, जितना ज्यादा ब्लड प्रेशर होगा उतनी ही ज्यादा वहां पर एंडोथेलियल इंजरीज है वो होती है, क्योंकि प्रेशर की वजह से एंडोथेलियल इंजरी हो जाएगी। प्रेशर की वजह से वहां पर क्या हो जाती है? एंडोथेलियल इंजरी। ठीक है, प्रेशर, बिकॉज ऑफ प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू प्रेशर ऑफ ब्लड, द प्रेशर ऑफ ब्लड, ब्लड के प्रेशर की वजह से वहां पर क्या हो जाती है? एंडोथेलियल इंजरीज हो जाती है। और मोस्ट कॉमनली जो हाइपरटेंशन है, मोस्ट कॉमनली अगर आप लोगों को बताऊं, याद रखना, मोस्ट कॉमनली जो हाइपरटेंशन होता है आपका, वो क्या करता है माय डियर स्टूडेंट्स? रीनल एंडोथेलियल इंजरीज सबसे ज्यादा करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो कार्डियक नहीं करेगा, ध्यान रखना इस बात का, मैं ये नहीं कह रहा, बट आपसे कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कहाँ कर रहा है, रीनल एंड रीनल जो कैप्सूल्स है, ग्लोमेरुलर जो कैप्सूल है उसके अंदर क्या होता है, वो भी क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है, क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज है। और उस क्लस्टर ऑफ कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, वहां पे सबसे ज्यादा एंडोथेलियल इंजरीज करता है हाइपर टेंशन। ठीक है, एंडोथेलियल इंजरी रीनल, इन रीनल, रीनल कैपिलरीज, जो रीनल कैपिलरीज हैं उनके अंदर सबसे ज्यादा क्या होती है माय डियर स्टूडेंट? जो रीनल कैपिलरीज है उनके अंदर सबसे ज्यादा यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा आपको? हाइपरटेंशन की वजह से वहां पर क्या होती है? एंडोथेलियल इंजरीज। और ये एंडोथेलियल इंजरीज है रीनल डैमेज का कारण बनती है, रीनल डैमेज का कारण बनती है। समझ में आया? हाइपरटेंशन जो मैंने ग्रीन कलर में लिखा है वो उसे आप रिलेट करना किससे? हार्ट से। ब्लड को क्या करती है? ड्यू टू द प्रेशर ऑफ ब्लड क्या होती है? एंडोथेलियल इंजरी होती है, जिसकी वजह से वहां पर क्या होने के चांसेस होते हैं? अथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस हो जाते हैं। जैसे ही एंडोथेलियल इंजरी होगी, स्कार टिश्यू का फॉर्मेशन हो जाएगा अगर वो रिपेयर होती है तो। ठीक है, तो उस वजह से वहां पर क्या हो सकता है? नेरोइंग और फाइब्रोसिस हो सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके अंदर टॉक्सिन्स। नेक्स्ट हम किसकी बात करते हैं? टॉक्सिन या कोई भी पॉइजन। अगर किसी इंडिविजुअल को कोई भी पॉइजन दे दिया गया है तो जैसे ही वो पॉइजन एब्जॉर्ब होगा, ब्लड में जाएगा, तो वो पॉइजन ब्लड में जाते ही सबसे पहले क्या करेगा? जैसे ही कोई पॉइजन है वो एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब होने के बाद वो चला गया ब्लड सर्कुलेशन के अंदर, और ब्लड सर्कुलेशन के अंदर क्या करता है? ब्लड वेसल्स की एंडोथेलियल इंजरी, यानी कि ब्लड वेसल्स के अंदर जो इनर मोस्ट लेयर है उसको वो क्या करना शुरू कर देता है? इरिटेट करता है और डैमेज करना शुरू कर देता है। पॉइजन क्या करता है? डैमेज द, डैमेज द, डैमेज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ, इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड। वो क्या करता है? इनर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड, ब्लड की जो इनर मोस्ट लेयर है उसको वो क्या करना शुरू कर देता है? डैमेज करना शुरू कर देता है। तो टॉक्सिन्स हैं वो भी, यानी कि कोई भी पॉइजन अगर आप लेते हो तो वो भी क्या करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? वहां पर ब्लड वेसल्स है उसको डैमेज करना शुरू कर देते हैं, यानी कि एंडोथेलियल इंजरीज का कारण बनते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें वायरसेस, नेक्स्ट हम बात करते हैं वायरसेस। वायरसेस यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी ब्लड वेसल्स की वॉल को डैमेज करते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो हो सकता है कि हमारी ब्लड वेसल्स की वो जो वॉल है वो क्या हो जाए? डैमेज हो जाए। इसमें सबसे बढ़िया एग्जांपल अगर आपको दूं तो कार्डियोमायोपैथीज। ठीक है, कार्डियोमायोपैथीज, किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे हम? कार्डियोमायोपैथी।
कार्डियोमायोपैथी, व्हाट इज दिस? तो जो कार्डियोमायोपैथी जो ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस एरियस की वजह से होती हैं, वो सारी की सारी वायरसेस बैक्टीरिया की वजह से, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? किसी भी स्टूडेंट को अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपके डाउट्स को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट कोज आता है हमारी एंडोथेलियल इंजरी का, वो क्या आता है? वो आता है स्मोकिंग। इसको तो मैं अलग कलर से ही लिखूंगा, ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट वन जो हमारा इंपॉर्टेंट कोज है, वो क्या कोज है? वो आया है स्मोकिंग। क्या कोज है? स्मोकिंग। तो स्मोकिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट कोज है डियर स्टूडेंट्स। स्मोकिंग क्या है? एक ऐसा इंपॉर्टेंट कोज है जो क्या करता है, आपकी जो वॉल्स हैं, जो हमारी जैसे ही आप स्मोकिंग करते हो, जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल, आप तो मत करना, ठीक है? आपको तो करने की जरूरत नहीं है, आपको पता है स्मोकिंग की क्या डिसएडवांटेज है। जैसे ही कोई भी इंडिविजुअल है वो स्मोकिंग करता है, तो स्मोक सबसे पहले जाएगा आपका ब्रोंकाइज के अंदर, ब्रोंकाइज ट्रेकिया के थ्रू ब्रोंकाइज के अंदर जाएगा। तो जहां जहां वो स्मोक जाता है, जहां जहां वो स्मोक जाएगा, तो वहां की जो सेल्स है वो क्या होने शुरू कर, श्रिंक करना शुरू कर देती हैं, क्योंकि किसी भी सेल को स्मोक पसंद नहीं है। अगर आप स्मोक इनहेलेशन इंजरी के बारे में ज्यादा पढ़ना चाहो तो आप प्लीज, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मेडिको नर्सिंग क्लासेस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट सेक्शन में आप लोग जाकर के देखना। बर्न के अंदर आप लोगों को स्मोक इनहेलेशन इंजरी है वो मिल जाएगी। और मैं धीरे धीरे पूरी कोशिश कर रहा हूँ, जैसे जैसे मेरे पास टाइम निकल रहा है, टाइम बन रहा है, वैसे वैसे मैं सारे जो भी सिस्टम्स अभी तक हमने कवर किए हैं उनको एक सिस्टमेटिक प्ले लिस्ट में डालने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जिससे क्या होगी, आप लोगों को ढूंढने में ऐसा काफी ज्यादा आसानी होगी और आप आराम से उस टॉपिक को, उस पूरे पर्टिकुलर प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आराम से उसको पढ़ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये स्मोकिंग की बात करते हैं। ठीक है, तो स्मोकिंग क्या करती है? श्रिंक करती है, इरिटेट करती है। स्मोकिंग क्या करती है? श्रिंक, और क्या करती है? इरिटेट। इरिटेट द सेल्स ऑफ मायोकार्डियम एंड मायोकार्डियम। मायोकार्डियम की बजाय यहाँ पे हम सीधा लिख लेते हैं ना, ब्लड वेसल्स, सेल्स ऑफ ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की जो सेल है उसको क्या करती है? इरिटेट करती है। और कॉज एंडोथेलियल इंजरीज, कॉज एंडोथेलियल इंजरी। और ये क्या कॉज करती हैं? आपकी एंडोथेलियल इंजरीज को कॉज करने का काम करती हैं, जिसकी वजह से काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट हमारा एक और कॉज आता है एंडोथेलियल इंजरी का, वो आता है इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। तो बहुत सारे ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स आप लोगों को देखने को मिलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, जो क्या करते हैं, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनको क्या कर देते हैं? नेक्रोसिस करना शुरू कर देते हैं, फाइब्रोसिस करना उसमें शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो जाती है? डैमेज। एंडोथेलियल वॉल है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज हो जाती है, और वो क्या करती है, वहाँ पे प्लक वगैरह फॉर्मेशन, वहाँ पे स्कार टिश्यू हो जाता है। तो जैसे ही कोई भी फेट डिपोजिशन वगैरह या थ्रोम्बस वगैरह है, उसको तुरंत वो अट्रैक्ट कर लेती है, चिपका लेते हैं, जिससे क्या होता है, धीरे धीरे जो एडवांस पार्ट होगा उस ब्लड वेसल्स के आगे का, वहाँ पर क्या होने लग जाती है? नैरोइंग, और जो ब्लड सप्लाई है वो क्या होने लग जाती है? डिक्रीज होने लग जाती है, जिसकी वजह से वहां पे अनॉक्सिक रेस्पिरेशन या फिर इस्टीमिया की कंडीशन है वो क्रिएट हो सकती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कोज है, जो जिसके बारे में मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, वो कोज है होमोसिस्टिनीमिया। एक ऐसा डिसऑर्डर है, या एक ऐसा क्या बोलते हैं इसको अपन, एक ऐसा एमिनो एसिड का या प्रोटीन का डिसऑर्डर है, प्रोटीन रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसमें क्या होता है, जो होमोसिस्टीन एमिनो एसिड होता है वो क्या होता है, प्रॉपर तरीके से क्या नहीं हो पाता है, यूटिलाइज नहीं हो पाता, ब्रेकडाउन नहीं हो पाता, और बॉडी से पूरी तरीके से एक्सक्रिएट नहीं हो पाता, जिसकी वजह से उसका लेवल है वो ब्लड में इंक्रीज हो जाता है, और वो क्या करता है, प्लक वगैरह फॉर्मेशन करवाना शुरू कर देता है। तो हम बात करते हैं होमोसिस्टिनीमिया। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। होमोसिस्टिनीमिया आप लोगों को याद करने में इजी हो जाएगा, बहुत ही अच्छे से इजीली लैंग्वेज में आप लोगों को मैं ये
समझाऊंगा। तो होमोसिस्टिनीमिया है क्या? होमोसिस्टिनीमिया एक ऐसी कंडीशन, ये क्या है? ये एक एमिनो एसिड है, एन अमीनो एसिड। ये क्या है? एक अमाइनो एसिड है, ठीक है। ये एक एमिनो एसिड है, होमोसिस्टिन, ठीक है। ये एमिनो एसिड है, अगर इसका अबनॉर्मली हाई लेवल ब्लड के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अबनॉर्मल हाई लेवल, अबनॉर्मली हाई लेवल, abnormally high level of homocysteine, abnormally high level of homocysteine damage the innermost layer, यानी ये cause the endothelial injury, cause endothelial, cause the endothelial injury to the, किसको इंजरी करेगा? इंजरी टू द आर्टरीज, जो भी आर्टरीज है। होमोसिस्टिन का जब हाइपर लेवल हो जाता है, ज्यादा लेवल हो जाता है, इंक्रीज लेवल हो जाता है, तो वो इंक्रीज लेवल क्या करता है? जो आर्टरीज हैं उनको डैमेज करता है। वो एंडोथेलियल लेवल, जो जो आर्टरीज है उनके एंडोथेलियल लेयर को क्या करता है? डैमेज करता है। और उसको जब वो डैमेज करता है, उसको जब ये डैमेज करता है, डैमेज इसका जो हाई लेवल हुआ उसकी वजह से इनर मोस्ट लेयर ऑफ वो आर्टरीज की वो डैमेज होगी। डैमेज होगी तो वहां पर क्या हो जाता है? कोज ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, लीडिंग टू द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। इसकी वजह से क्या हो जाता है? लीडिंग टू ऑक्सीडेटिव डेटिव स्ट्रेस। जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो वहां पर क्या हो जाता है माय डियर स्टूडेंट्स? बढ़ जाता है। और इस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस की वजह से क्या होता है? वहां पे थ्रोम्बोसिस का फॉर्मेशन है वो हो जाता है, यानी कि रिस्क ऑफ थ्रोम्बस थ्रोम्बस फॉर्मेशन है वो बढ़ जाता है। इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बोसिस, इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस, इंक्रीज रिस्क ऑफ थ्रोम्बस। ये थ्रोम्बस के रिस्क को क्या कर देता है? इंक्रीज कर देता है, ठीक है। थ्रोम्बस का मतलब हो गया यहाँ पे ब्लड के क्लॉट हो सकते हैं, ब्लड के जो क्लॉट्स हैं वो क्या हो सकते हैं? डिपॉजिट बन सकते हैं, ठीक है, होमोसिस्टिन का लेवल ज्यादा होने की वजह से। जैसे होमोसिस्टिन, सबसे पहले मैं बताऊं, हाइपर होमोसिस्टिनीमिया एक ऐसी कंडीशन है जिसमें क्या होता है? जो होमोसिस्टिन जो एक एमिनो एसिड है उसका लेवल है वो क्या हो जाता है? अबनॉर्मली हाई हो जाता है। इसका लेवल अबनॉर्मली हाई होने की वजह से ये क्या कॉज करता है? ये क्या कॉज करता है? ये एक जो कॉर्नरी आर्टरीज है उनके अंदर क्या करता है? उनकी एंडोथेलियल जो लेयर है उसको डैमेज करता है। उसको डैमेज करने की वजह से ये क्या इंक्रीज हो जाता है? इंक्रीज कर देता है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। जो आर्टरीज है उनके अंदर जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है वो बढ़ जाता है। और आर्टरीज में जब ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ जाता है तो वहां पर रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन ऑफ थ्रोम्बस है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, जो कि लीड करता है आपकी कोरोनरी आर्टरी को। क्योंकि जैसे ही थ्रोम्बस बनेगा, थ्रोम्बस बनते ही क्या हो जाएगा? जो एडवांस पार्ट होगा, आगे का जो पार्ट होगा, ऑर्गन होगा, जैसे कि अगर हम सीएडी की बात करें तो हार्ट है, उसको प्रॉपर तरीके से ब्लड सप्लाई नहीं होगी और वो क्या करेगा? वहां पर प्रॉब्लम्स है, यानी कि इस्कीमिक कंडीशन है वो हार्ट में बार बार डेवलप होंगी, जिसकी वजह से वहां पर क्या हो सकते हैं? डैमेजेस हो सकते हैं। तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट जो कॉजेज हैं कोरोनरी आर्टरी के। तो कोरोनरी आर्टरी का सबसे इंपॉर्टेंट कॉज मैंने आप लोगों को बताया था एथेरोस्क्लेरोसिस, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट था आपका कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा एथेरोस्क्लेरोसिस है वो होता है। नेक्स्ट हमने बात करी एंडोथेलियल इंजरी। एंडोथेलियल इंजरी में मैंने बात करी आपको टॉक्सिन है, वायरसेस हैं, ठीक है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स हैं, हाइपरलिपिडीमिया है और हाइपरटेंशन है, साथ ही साथ हाइपर होमोसिस्टिनीमिया। ये इंपॉर्टेंट कॉजेज हैं जो क्या करते हैं? एंडोथेलियल इंजरी कॉज करते हैं और रिस्क ऑफ थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उसको क्या कर देते हैं? इंक्रीज कर देते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम इसके आगे के जो पोर्शंस हैं वो पढ़ने वाले हैं, जैसे कि कौन कौन से इंटरवेंशंस हैं, कौन कौन से टेस्ट करवाए जाएंगे जिनसे हमें ये पता लगे कि जिनसे हमें ये पता लगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज है कि नहीं है। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट रहा है क्लास से रिलेटेड, प्लीज आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना। आज की क्लास में इतना ही। प्लीज डू कंसीडर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।